Let's begin our topic for the day, basic concepts of macroeconomics. इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी. पहला कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहला बात तो समझो, एक होता है पॉलिटिकल टेरिटरी. जब हम लोग किसी कंट्री का टेरिटरी का बात करता है तो एक होता है पॉलिटिकल टेरिटरी, जो कि हम लोग का जैसे इंडिया का बात करते हो तो हम लोग एक सुंदर सा मैप देखते हैं ना, वो क्या है? हम लोग का पॉलिटिकल बाउंड्री, वो हम लोग का देश का बॉर्डर है, राइट? उसके अंदर इंडिया हम लोग जानता है, कॉमनली हम लोग यही जानते हैं. बट इकोनॉमिक्स में देयर इज अनदर टर्म, डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को तो इंक्लूड करता ही है, पर उससे भी कुछ आगे एक्सटेंड होता है. ठीक है, तो अभी हम लोग को डोमेस्टिक टेरिटरी समझना है. क्यों समझना है पहले ये भी तुम लोग को बता दें. डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या इंपॉर्टेंस है? हम लोग जो आगे चैप्टर्स पढ़े ना, डोमेस्टिक इनकम, ये वर्ड तो बहुत सुना होगा. डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक वैल्यू एडेड. डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया इनकम को डोमेस्टिक इनकम बोलता है. तो डोमेस्टिक इनकम समझने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, राइट? तो उसको हम तुम लोग को समझा रहे हैं. पहले समझने पे ध्यान देगा, फिर बुक में मार्किंग करेगा. अभी हम भी इसलिए पेंसिल से सिर्फ हल्का हल्का मार्किंग किया, अभी तुम लोग के साथ साथ हम भी इसको प्रॉपर मार्क करेगा. पहले कॉन्सेप्ट को समझो. डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन को इंक्लूड, मतलब इंक्लूड्स का वे से हम लोग बोलेगा और एक्सक्लूड्स का वे से बोलेगा. क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है. जो पॉलिटिकल बाउंड्री हम लोग जो जानता है इंडिया का मैप, वो तो है ही. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट. तो जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड है ही. तो डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल फ्रंटियर बोलने से हम लोग क्या क्या जानता है? एक तो जो लैंड मास ऑफ इंडिया है, जो हम लोग मैप बनाता है, दैट इज द लैंड मास ऑफ. इस लैंड मास के ऊपर का एयर स्पेस, ये भी हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी है. लैंड के ऊपर का जो एयर स्पेस है, ये भी हम लोग के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है. और जो हम लोग का कोस्ट लाइन है, जो इंडिया का अगर इस तरफ समंदर है, तो जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल दूर तक भी इंडिया ही है. जो हम लोग का कोस्ट लाइन है, उससे अगर हम लोग 12 नॉटिकल माइल दूर तक भी जाए तो दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. उसको बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ. तो पहले जब हम लोग बोल रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री, तो उसके अंदर समझ लो लैंड मास आ गया, एयर स्पेस आ गया और टेरिटोरियल वाटर्स आ गया. ठीक है, तो ये तो याद रह जाएगा, जमीन, हवा और पानी. सिंपल. पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब हम क्या बोल रहे हैं? जमीन, हवा और लैंड मास ऑफ इंडिया, एयर स्पेस अबव एंड वाटर. कौन सा वाटर? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया which extends to 12 nautical mile from the coastline. याद रहेगा, बेस लाइन ऑफ इंडिया से 12 नॉटिकल माइल दूर तक ही वो एक्सटेंड होता है. उसी को हम लोग इंडिया का पार्ट मानता है. और ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं हम लोग का मैरीटाइम जोन्स एक्ट अगर हम लोग पढ़ेगा तो वहां से बोरो होके आ रहा है. इकोनॉमिक्स में भी हम लोग वो मानता है कि टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. तो पहला इंक्लूजन समझ में आया क्या होता है? पॉलिटिकल बाउंड्री जिसके अंदर जमीन, हवा और पानी है. लैंड मास ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल बाउंड्री जो हम लोग जानता है, एयर स्पेस अबव एंड टेरिटोरियल वाटर्स विच एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. उसके अलावा क्या आता है? इन एडिशन टू, यहां अगर तुम लोग बुक में भी देखेगा, इन एडिशन टू दिस शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स. अभी सुनना ध्यान से, ये सब में बहुत कैच और इस पे बहुत मार्क्स है. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स. Ships and aircrafts owned and operated by normal residents. अब एग्जाम्पल, अभी टाटा एयर एशिया ले रहे हैं, एयर इंडिया को टाटा ले रहे हैं. अब मान लो वो कंपनी तो टाटा का ओनर कौन है? टाटा. हु इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया? वो इंडिया का रेसिडेंट है. अगर उसका फ्लाइट कोई इंडिया से यूएस जा रहा है, तो वो फ्लाइट अभी रास्ता में है, मान लो इंडिया से निकल चुका है, यूएस जा रहा है, उस फ्लाइट को भी हम लोग अपना डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मानेगा. ऑल्दो प्रैक्टिकली इट इज आउटसाइड आवर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, बट वो फ्लाइट कौन ओन एंड ऑपरेट कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट.
अपना है, वो अपना इंसान, अपना नॉर्मल रेसिडेंट का है। नॉर्मल रेसिडेंट का भी डेफिनेशन सीखेगा हम लोग आज। नॉर्मल रेसिडेंट अगर ओन एंड ऑपरेट कर रहा है शिप्स या एयरक्राफ्ट, ये तो इंडिया से लंदन जा रहा था, अगर मान लो स्विट्जरलैंड से इंडिया आ रहा हो, तो अगर स्विट्जरलैंड से फ्लाइट इंडिया आ रहा है और उस एयरलाइन कंपनी का मालिक इंडियन है, फॉर इजीनेस हम बोल रहे हैं इंडियन, वर्ड हम लोग यूज करेगा नॉर्मल रेसिडेंट, तो हम लोग उसको क्या मानेगा, उसको भी हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में मानेगा। थर्ड क्वेश्चन, अगर मान लो इंडियन कंपनी का फ्लाइट, मतलब ओनर इंडियन, मतलब समझ लो नॉर्मल रेसिडेंट, हम जब इंडियन बोल रहे हैं मतलब क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट। अगर ओनर इंडियन है और फ्लाइट जा रहा है स्विट्जरलैंड से, मान लो पेरिस, या स्विट्जरलैंड से जा रहा है कोई भी कंट्री का नाम ले लो, इस्तांबुल, उस फ्लाइट को हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी मानेगा कि आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी मानेगा? वो ना इंडिया से जा रहा है ना इंडिया में आ रहा है, वो बिटवीन टू फॉरेन कंट्रीज जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या मानेगा? गलत, उसको भी हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में मानेगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं बोला है कि इट शुड ओरिजिनेट फ्रॉम और इट शुड रिटर्न टू इंडिया, ऐसा नहीं बोला। इसमें सिर्फ इतना ही बोला है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। अब वो फ्लाइट कहीं भी हो इस वक्त, उसको हम लोग मानेगा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्लियर एकदम? नेक्स्ट पॉइंट, फिशिंग वेसल्स, मार्क करेगा हम लोग, पहले सुन लो। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, तीनों नाम को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। फिशिंग वेसल, तुम पानी में क्या क्या एक्टिविटी होता है? फिशिंग होता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, और कुछ कुछ जैसे आप फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, हम लोग एक फ्लोटिंग पेट्रोल पंप पे तो बिठा सकता है पानी में, तो दैट इज वन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये तीन चीज का बात कर रहा है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर ये हम लोग का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जहां पे हम लोग का कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को समझाता है, जैसे बुलमोई, अगर हम तुमको पूछे तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तो तुम जनरली क्या बताएगा? जो तुम्हारा लिविंग स्पेस है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, तुम उसको बताएगा कि ये हमारा घर है। अब तुम्हारा घर, जैसे अगर हम इसको पेंसिल से बनाएं, ये दिख रहा है ना, ये बॉक्स दिख रहा है, ये तुम्हारा घर का बाउंड्री वाल है। तुम लोग का जो प्लॉट है उसका चारों तरफ का बाउंड्री वाल है। ये तुम लोग का बिल्डिंग है, ये तुम लोग का क्या है? इसके पीछे तुम लोग स्विमिंग पूल बना के रखा है, इसके साइड में यहाँ गार्डन लगा रखा है, यहाँ पे तुम लोग पार्किंग के लिए गैरेज बना रखा है, और यहाँ तुम लोग थोड़ा सा ओपन स्पेस रखा है, झूला वूला लगा रखा है, सुबह सुबह पापा चाय वाय पीता है, अखबार पढ़ता है यहाँ बैठ के, और ये तुम लोग का घर का एंट्री गेट, मेन गेट। ठीक है, अब हम तुमको पहले पूछा तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तो तुम हमको बताया ये हमारा घर है, क्योंकि तुम्हारा बिल्डिंग जिसमें तुम रहता है वो तो इतना ही बड़ा है। पर क्या ये बाउंड्री के अंदर जितना एरिया तुम्हारा घर नहीं है क्या? ये भी तुम्हारा घर है, तुम्हारा ही ओनरशिप है, राइट? तो मान लो ये है इंडिया, तुम्हारा घर, अपना डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, और ये जो है ये है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ये भी अपना ही है। अब इस जगह पे आके अगर हम बदमाशी करना चाहें, हम यहां पे आके कचरा फेंकना चाहे, फेंक सकता है क्या? नहीं, इसमें तुम्हारा घर है, तुम्हारा एरिया, हम नहीं फेंक सकता। तुम्हारे घर के अंदर हम कचरा डालने देंगे, तुम डालने देगा क्या? तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा अगर हम कुछ भी करना चाहे, कचरा फेंकना चाहिए या कुछ और भी करना चाहे। अगर हम तुम्हारे गेट के बाहर यहां पे कुछ कचरा फेंकना चाहे या गाड़ी लगाना चाहें, ये तुम्हारा जगह है क्या? नहीं है। जगह इसका, ओनरशिप इसका है क्या? नहीं है। बट स्टिल तुम देखा होगा रोड में अगर तुम लोग जाता है, किसी का घर है, उसका गेट है, वो बाहर क्या बोर्ड लगाता है? नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। रास्ता उसका थोड़ी है, रास्ता तो उसका नहीं है, पर उसके निकलने घुसने का रास्ता है।
इसलिए ये इंप्लाइड है कि उसको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। वहां पे अगर कोई गाड़ी लगाता है तो उसको प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये परमिटेड रहता है कि आप अपने घर के बाहर का ये सरकार से परमिशन लेके ये आप नो एंट्री लगा सकते हैं, नो पार्किंग लगा सकते हैं। वो जगह है जो उसका नहीं है पर उसका राइट्स है उस जगह पे, राइट। वैसे ही इंडिया अपना बाउंड्री तो है, उसके चारों तरफ 12 नॉटिकल माइल तक भी अपना वाटर है, वो अपना इंडिया का पार्ट है। उसके बाहर ये हो गया अपने घर के, उसके बाहर 200 नॉटिकल माइल तक, अप टू 200 नॉटिकल माइल इंडिया को स्पेशल प्रिविलेज है, उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स है। मतलब उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई एक्सप्लोरेशन करना है या फिशिंग करना है, वो इंडिया को पूछ के करना पड़ेगा। और उन जगह पे जनरली एक्सप्लोरेशन फिशिंग इंडिया ही करता है। किसी और कंट्री को करना है तो हम लोग से परमिशन लेना पड़ेगा, ऑल्दो हम लोग का नहीं है पर हम लोग के घर के जस्ट बाहर है। अगर वहां पे कोई भी बदमाशी करता तो हम लोग इंपेक्टेड होगा। इसलिए ये 200 नॉटिकल माइल का क्या हम लोग का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक। तो अगर कोई भी फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ऑपरेटेड बाय इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो इंडिया में नहीं है बट वो कहां है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, उसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहला तुम लोग क्या समझा? इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री जिसमें जमीन, हवा और पानी, पानी कहां तक, 12 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद स्पेसिफिक इंक्लूजन में क्या डाला, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, चाहे कहीं भी हो, इंटरनेशनल एयर में हो, कोई मतलब नहीं है, मान लिया जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। फिर क्या है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, कहां अगर है तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो इंडिया का हिस्सा नहीं है पर जहां पे इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स, अगर उस एरिया में ऑपरेट कर रहा है तो उसको भी मान लिया जाएगा कहां है, इंडिया में, नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया में, इफ ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट। अब इसको हम लोग इतना पार्ट को मार्क कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मार्क करो, यहां पे लिखो पॉलिटिकल फ्रंटियर। हम लोग का पॉलिटिकल फ्रंटियर जो है उसमें क्या क्या आ जाता है हम लोग का, क्या क्या आ जाता है, जो हम लोग का ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, पेंसिल का लिखा हुआ दिख रहा है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री लिख लो यहां पे। पॉलिटिकल फ्रंटियर में क्या क्या आता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इंक्लूडिंग एयर स्पेस above and territorial waters। लिख लिया, ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंक्लूडिंग एयर स्पेस अबव एंड टेरिटोरियल वाटर्स। यहां पे साइड में लिख लो लैंड, एयर, वाटर, जमीन, हवा और पानी। जिसको हिंदी में लिखना हिंदी में लिख लो, ज्यादा अच्छा याद रहेगा, जमीन, हवा, पानी। ये तीन चीज हो गया हम लोग का पॉलिटिकल फ्रंटियर। इसके एडिशन में नीचे आओ, यहां देखो, इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो है ही, उसके एडिशन में अभी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को गोल कर लो और यहां से एरो मार दो। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को मार्क कर लिया और इधर एरो मार दिया कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर्स। और इसके एडिशन में, इन एडिशन टू, मतलब ये तो है ही, प्लस प्लस
प्लस क्या है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। यहां पे मजा का बात क्या, यहां पे ऑल्सो इंक्लूड्स, कोई मार्कर ऑल्सो इंक्लूड्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, थोड़ा सीधा करते हैं क्या, नॉर्मल रेसिडेंट्स, ओनली इफ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, ओन्ड ऑपरेटेड नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब ये कहीं भी हो, ठीक है, इसलिए हम आगे कुछ मार्क नहीं करा रहे, कहीं भी हो। नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। वापस, ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स, ऑपरेटेड बाय क्या है, रेसिडेंट्स। कहां पे है, इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स ऑफ ऑपरेशन, इसको हम लोग बोलता है EEZ, इसका मतलब है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कल केबीसी में आया था क्वेश्चन, EEZ का फुल फॉर्म क्या होता है, और उस आदमी को शायद 3,20,000 दे गया ये क्वेश्चन। तो तुम लोगों को पता है EEZ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कहां तक एक्सटेंड होता है, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है। और यहां जो हम लोग लिखा था ना, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ये कहां तक एक्सटेंड होता है, 12 नॉटिकल माइल्स। वैसे अगर तुम लोगों को दिख रहा होगा, एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है, दिख रहा है क्या, डायग्राम से दिख रहा है, ये अपना इंडिया का बाउंड्री, इससे इतना 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, और 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, EEZ। मतलब क्या है, कभी कभी हम लोग लिखा हुआ भूल जाता है, डायग्राम याद रह जाता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का बाउंड्री से, और 200 नॉटिकल माइल्स तक EEZ। तो 12 नॉटिकल माइल तो इंडिया का पार्ट ही है, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल इंडिया का पार्ट नहीं है, पर वहां पे हम लोग का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट है। उसमें अगर कोई फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हुआ, तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर माना जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चले, इतना हो गया क्लियर, इतना पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलता है, और कुछ स्पेसिफिक प्लस माइनस है। नेक्स्ट प्लस माइनस क्या है पता है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एक्सपेडिशंस। एम्बेसीज क्या होता है तुम लोग को पता ही है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट अपना एक एम्बेसी बना रखा है हर कंट्री में, मैक्सिमम कंट्रीज में। आज तुम जापान जाएगा, चाइना जाएगा, इंडियन एम्बेसी वहां पे है, राइट। एम्बेसी क्या करता है, अपना कंट्री का इंटरेस्ट को वहां प्रमोट करता है, टूरिस्ट को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक रिलेशंस दोनों कंट्री का बनाए रखने में मदद करता है, राइट। तो इंडिया का जो एम्बेसी है बाहर, कॉन्सुलेट क्या होता है, तुम समझ लो ब्रांच ऑफ एम्बेसी को कॉन्सुलेट बोलता है। एम्बेसी तो एक कंट्री में एक ही हो सकता है, जैसे अगर जापान जाएगा तो वहां पे इंडियन एम्बेसी एक ही होगा, पर कॉन्सुलेट्स 2 दिन भी हो सकता है। एम्बेसीज का ब्रांच हो गया कॉन्सुलेट्स, जो कॉन्सुल्स को दिया जाता है, मतलब हेड ऑफ कॉन्सुलेंस को कॉन्सुल्स बोलता है, उसको दिया जाता है। तो उस बिल्डिंग को या उसका ऑफिस को हम लोग बोलता है कॉन्सुलेट्स। और मिलिट्री एक्सपेडिशन तो तुम लोग समझ ही गया, जैसे हम लोग के यहाँ पे होता है ना कि वार प्रैक्टिस के लिए कभी यूएस का मिलिट्री यहाँ आता है, यहाँ का वहां जाता है, तो यहाँ का एक्सपेडिशन वहां गया है,
तो वहां जो हम लोग स्टेशन है वहां पे कैंप लगाया हम लोग, राइट, तो वो हो गया मिलिट्री एक्सपेडिशन। तो अगर ये तीन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एक्सपेडिशंस, अगर हम लोग का देश का किसी बाहर देश में है, अब हम लोग का एम्बेसी तो जापान में होगा, इंडिया में इंडिया का एम्बेसी थोड़ी होगा, इंडिया में तो फॉरेन कंट्रीज का एम्बेसीज है। हम लोग का जो एम्बेसीज बाहर है या हम लोग का जो कॉन्सुलेट्स बाहर है, उनको मान लिया जाता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। तो वो जो एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स है, मिलिट्री एक्सपेडिशंस है हम लोग का जो बाहर किसी देश में, वो मान लिया जाता है हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। क्लियर? अच्छा, ये सब का रिवर्स भी ट्रू है। अगर उनका एम्बेसी यहां है तो वो ये उनका डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगा, तो वो अपने में नहीं आएगा, मतलब हम लोग उनका एम्बेसीज को एक्सक्लूड करेगा और अपना एम्बेसीज जो बाहर है उसको, ठीक है, वाइस वर्सा भी ट्रू है। यहां पे हम लोग जैसे अपना एम्बेसीज जो बाहर लोकेटेड है उसको अपना डोमेस्टिक टेरिटरी में मान रहा है, दूसरा कंट्रीज का एम्बेसीज जो हम लोग के यहां लोकेटेड है उसको हम लोग उनका टेरिटरी में मानता है, उसको हम लोग अपना टेरिटरी में नहीं मानते। तो यहां मार्क कर लो, देखो, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, दिख रहा है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एक्सपेडिशंस, एस्टैब्लिशमेंट्स या एक्सपेडिशंस ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। लोकेटेड कहां? दूसरा देश में ही होगा हम लोग का एम्बेसी, अपने देश में तो हो नहीं सकता, कॉमन सेंस है। तो ये जो एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स है और मिलिट्री एक्सपेडिशंस है या एस्टैब्लिशमेंट्स है, बिल्डिंग, हाँ, वो पूरा एरिया कोई, उस ऑफिस को ही पूरा को हम लोग मान लेगा अपना डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो ये 1 2 3 लोकेटेड अब्रॉड, जो हम लोग के यहां फिजिकली नहीं है पर उसको मान लिया जाता है अपना डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा। नेक्स्ट, अब इसमें बोल दिया डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, पहले तो हम लोग को बताया क्या क्या इंक्लूड करता है, अब बता रहे क्या क्या एक्सक्लूड करता है। क्या क्या इंक्लूड करता है अब एकदम याद हो गया, देखो ज्यादा पॉइंट है ही नहीं, 4 ही तो पॉइंट है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जमीन, हवा, पानी। उसके बाद इन एडिशन टू दैट वी हैव शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, कहीं भी हो। दूसरा है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो मान लेगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। तीसरा, अपने देश का जो भी फॉरेन एम्बेसीज है जो बाहर हम लोग का लोकेटेड है, या कॉन्सुलेट्स है या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है जो हम लोग का देश का बाहर लोकेटेड है, उसको भी हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में मान लेगा। अब किन किन चीजों को हम लोग एक्सक्लूड करेगा? 2 चीज दिया एक्सक्लूड करने के लिए। पहला तो बड़ा सिंपल है, जस्ट द रिवर्स, फॉरेन कंट्रीज का जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स यहां स्टेशनड है उसको हम लोग बाहर मान लेगा, अपना देश में नहीं मानेगा। तो इट इज जस्ट द ऑपोजिट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री, दूसरा देश का इंडिया में। पहले वाले में था लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। जैसे मान लो यहां पे हो गया इंडियन एम्बेसी इन जापान, ये क्या हो गया? लोकेटेड अब्रॉड, मतलब इंडियन एम्बेसी है पर वो लोकेटेड है जापान में। और फॉरेन कंट्री का एम्बेसी का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो यूएस एम्बेसी इन इंडिया या इन दिल्ली, जो यूएस का एम्बेसी ऑफिस है वो हम लोग मान लिया है अपने कंट्री का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होता है, WHO, UN, ये लोग किसी देश का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं माना जाता। अगर UN का ऑफिस यहां पे भी है, WHO का ऑफिस यहां पे भी है, उसको हम लोग अपना डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं मानेंगे, राइट। ये स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको हम लोग अपना डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा। वैसे तुम लोगों को पता है सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा कंट्री में? एनी आइडिया, एनी वाइल्ड गेसेस? नॉट अ पार्ट ऑफ योर टॉपिक, ऐसे पूछ लिया। ज्यादातर जितना भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होता है, G17 समिट, ये सब कहां होता है? नहीं, स्विट्जरलैंड, जेनीवा कन्वेंशन, ज्यादातर तो जेनीवा में।
स्विट्जरलैंड के भी अंदर जेनेवा में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर्स है, तो ज्यादातर हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर माना जाता तो स्विट्जरलैंड को निहाल हो जाता, उसका तो भयंकर जीडीपी निकल के आता। बट ऐसा नहीं होता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी अपना कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं मानता। क्लियर? याद रहेगा? तो अभी हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एग्जाम्पल दिया ये लोग। ये हम लोग के देश में भी इनका ऑफिस है, तब भी हम लोग इनको अपना देश में नहीं मानेगा। ये एक्सक्लूड है ना, एक्सक्लूड, यहां पे हम बड़ा सा माइनस बना दिया, बाकी सब प्लस प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस था, पर ये माइनस है। ठीक है, तो गलती नहीं होना चाहिए। तो अब डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन एकदम क्लियर। अब कोई भी अपना बुक में नहीं देखेगा, बुक बंद कर दो, चीटिंग नहीं करने गए। यहां पे भी आंसर हम छुपा दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, सिंपल सिंपल है। पहला क्या है? एन इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडियन कंपनी, मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर या मान लो अपना आईटीसी, इसका एक ब्रांच है लंदन में, उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में मानेगा कि नहीं मानेगा? हट, नहीं मानेगा। क्या बोला था हम? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, बाहर भी हो। कंपनी का ऑफिस शिप है क्या? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एक्सपेडिशंस ऑफ ए कंट्री लोकेटेड आउटसाइड, ये एम्बेसी है क्या? क्या बोला? आईटीसी का एक ब्रांच है, इट इज जस्ट ए कंपनी। ये हम लोग का कोई भी स्पेसिफिक इंक्लूजन एक्सक्लूजन में नहीं आ रहा है। तो अगर ये लंदन में है तो ये लंदन का डोमेस्टिक टेरिटरी में है। क्लियर? सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक बिजनेस कंपनी है। तो इसका ऑफिस नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से अगर इंडिया में है तो इंडिया में है। नेक्स्ट, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, इंडिया में एक कंपनी है जिसका ओनर जापानीज है, डोमेस्टिक टेरिटरी। कंपनी तो यही है ना, ऑफिस तो यही है। फिर क्या? ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, नॉन डोमेस्टिक, राइट? न्यूयॉर्क में ऑफिस है, जहां ऑफिस है वही माना जाएगा, कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन इंक्लूजन तो है नहीं। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, क्योंकि बैंक है, बैंक भी कंपनी होता है, राइट? अगर वो अब ये आईएमएफ का ब्रांच होता तो नहीं माना जाता। आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये क्या है? बैंक का ब्रांच है, तो जहां है वही माना जाएगा। उसके बाद इंडियन एम्बेसी इन जापान, जापान में इंडियन एम्बेसी ऑफिस है, विद इन हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, नहीं अगर है तो होगा नहीं, उससे क्या मतलब है? अपने थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। स्टेट बैंक का चाइना में ब्रांच है, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में माना जाएगा कि चाइना में? चाइना में, अपने में नहीं है भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रूसियन एम्बेसी कहां माना जाएगा? रशिया का टेरिटरी में मानेगा, हम लोग अपना टेरिटरी में नहीं मानेगा। नेक्स्ट क्या है? टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा का एक बिल्डिंग था अमेरिका में, वो गूगल को रेंट कर दिया। तो बिल्डिंग कहां है? अमेरिका में। अमेरिका का डोमेस्टिक टेरिटरी में मानो, हम लोग क्यों मानेगा? समझ में आ गया? आंसर सब तुम लोग देख सकते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर कि क्या क्या हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा, और इन जगहों पे कमाया गया इनकम को हम लोग बोलता है डोमेस्टिक इनकम। सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम्स अर्न्ड विद इन दिस डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम तुम लोग को डेफिनेशन सिखाएगा, बड़ा मजा आएगा। हम एक डेफिनेशन सिखाएगा, बाकी सब तुम लोग बताएगा। तो जितना जीएनपी, एफसी, एमपी जो भी हमको इतना नहीं आता है, हम एक डेफिनेशन सिखाएगा तुम लोग, बाकी सब तुम लोग अपने आप तोड़ मरोड़ के हमको बताएगा कि भैया ये डेफिनेशन होगा। क्लियर? फिलहाल के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आ गया, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो हम लोग चलता है नॉर्मल रेसिडेंट्स की ओर। अब हम लोग कहां जा रहे हैं? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलता है? हम लोग नॉर्मली रेसिडेंट जब बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? तुम कहां का रेसिडेंट है? हम इंडिया का रेसिडेंट है। तुम कहां का रेसिडेंट है? हम वहां का रेसिडेंट है। हम लोग सिर्फ बात करता है इंसानों का।
बट इकोनॉमिक्स में रेसिडेंट जब हम लोग बोल रहे हैं, जब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस का बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इंसानों का बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। एसबीआई इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। ये भी तो एक एंटिटी है जो कमा रहा है, सर्विसेज दे रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसको भी तो हम लोग अपना देश में काउंट करना पड़ेगा ना नेशनल इनकम निकालते वक्त। तो इसलिए व्हेन इन इकोनॉमिक्स वी टॉक अबाउट नॉर्मल रेसिडेंट्स, हम लोग इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला चीज मार्क करो यहां पे, एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन दोनों इंक्लूडेड है, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों। दूसरा चीज, हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, वर्ड्स मार्क करना हमारा, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मार्क बाद में करना, पहले सुनो इधर देखो। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, हमारे गलती हो गया, हम एक्चुअली मार्क करने भूल गए, पहले कॉन्सेप्ट समझा देता है फिर मार्क कराएगा। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। अब वैसे तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा वर्ड है। ऑर्डिनरीली रिसाइड्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मली रहता है। नॉर्मली अब इंसान होगा तो नॉर्मली रहेगा, इंस्टीट्यूशन होगा तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस वहां होगा, राइट। वो खुद रह तो नहीं सकता वहां पे, वो इंसान तो नहीं है, बस उसका ऑफिस वहां होगा, राइट, उसका एक्टिविटीज वहां होगा। और दूसरा लाइन क्या बोला, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है, जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है, पैसा कमाना और फंसना, मतलब जो वहीं से कमाता है वहीं, मतलब अपना लिविंग भी वहीं से अर्न कर रहा है और स्पेंडिंग भी, तो उसी जगह पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट माना जाएगा, राइट। तो यहां पे अब मार्क करो, ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, सिर्फ रिसाइड्स लिखने से गलत हो जाएगा वर्ड, ऑर्डिनरीली जो जनरली वहीं रहता है, एंड हम जब किसी वर्ड को ज्यादा टांगता है ना, उसके पीछे कहानी होता है। दोनों फैक्टर क्वालिफाई होना पड़ेगा रेसिडेंट बनने के लिए, ऑर्डिनरीली वहां रहना भी पड़ेगा एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही होना पड़ेगा। तो सेकेंड चीज, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब ये है कि तुमको नॉर्मल रेसिडेंट इस देश का तब बोला जाएगा जब तुम नॉर्मली रहता भी इंडिया में है और तुम कमाता खाता पीता नहाता धोता भी इंडिया में, मतलब बेसिकली तुम्हारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में। क्लियर, दोनों चीज क्वालिफाई होना पड़े, तुम रहता भी यही है और तुम्हारा कमाना और खर्चना भी। क्लियर, तो ये चीज समझ में आया, बेसिक मीनिंग। अब इसमें भी कुछ स्पेसिफिक प्लस माइनस है, कुछ डीमिंग फिक्शन इसमें भी है। ये तो जनरल मतलब बता दिया, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अब थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक इंक्लूजन एक्सक्लूजन का बात कर रहा है। देखो, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का पहले यहां डेफिनेशन दिया है, पॉइंट नंबर 2 देखो, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे अर्निंग्स, स्पेंडिंग्स, एक्यूमुलेशन, कमाना, खर्चना और बचाना। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने के लिए क्या बोला ये लोग, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, मतलब बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो था ना, इससे मैं ऐसे एरो निकाल दे रहा है, एरो निकाल के इधर मार्क कर दे रहा है, दिख रहा है। ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कब कहलाएगा, जब हम लोग का बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन उस जगह से हो रहा है, राइट। अब आया बात यहां पे स्पेसिफिक इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जिसके अंदर सबसे पहले क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड। इनको निकाल दिया जा रहा है नॉर्मल रेसिडेंट्स का डेफिनेशन से, स्पेसिफिकली इनको धक्का मार के निकाल रहा है। कौन लोग है ऐसा, बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है। पहला बोल रहा है फॉरेन टूरिस्ट, क्या बोल रहा है,
फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, टूरिस्ट एंड विजिटर्स जो किस लिए आ रहा है, हॉलीडे के लिए, रिक्रिएशन के लिए, मेडिकल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, इनको हम लोग अपना नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने। कॉमन सेंस है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां है ही नहीं, ना वो ऑर्डिनरीली यहां रहता है, वो तो घूमने फिरने आया है या मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आया है, कोई स्पोर्ट्स खेलने आया है या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया, अटेंड करके चला जाएगा, उसको हम लोग अपना नॉर्मल रेसिडेंट, कूल, एकदम इजी। टूरिस्ट एंड विजिटर्स वर्ड से क्लियर हो जा रहा है, वो टूरिस्ट है या विजिटर है, जो विजिट करेगा और जाएगा, वो यहां रहने नहीं आया, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया, काम करेगा। और तो जो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स है, जो लोग हम लोग का कंट्री को विजिट कर रहा है, किस लिए, हॉलीडे के लिए, टूरिज्म के लिए, रिक्रिएशन, मेडिकल, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, आया है, अपना काम करेगा, चला जाएगा। दे आर नॉट आवर नॉर्मल, बिकॉज उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पे नहीं है, ना ही वो लोग ऑर्डिनरीली यहां रहते हैं। पर अगर स्टूडेंट आए, वो 3 साल यहां पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा लगेगा ऑर्डिनरीली तो यही रह रहा है, बट स्टिल उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिए कि वो यहां का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर, भले वो 3 साल यहां रह रहा हो, बट फिर भी नहीं माना जाएगा, वो यहां पढ़ने आया, पढ़ेगा और चला जाएगा। तो पर्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके जगह कोई बिजनेस ट्रैवलर आता, जो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने आता, वो 3 साल तक यहाँ रहता, उसको मान लेता हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि वो बिजनेस करने आया यहाँ और 3 साल से यहाँ बिजनेस कर रहा है, तो ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट। बट अगर कोई पढ़ने आया है, ही वोंट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट। उसके बाद सेकेंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स। जब एम्बेसीज को हम लोग अपना डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं माना, तो उनका जो एम्बेसडर है, उनका जो स्टाफ है, उसको कहां हम लोग अपना रेसिडेंट मानने वाले हैं। क्लियर, तो इसमें क्या बोला है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ ए फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन गिवन कंट्री। मतलब अपना कंट्री में अगर हो, तो उसको हम लोग, उन स्टाफ को, उन एम्प्लॉयज को, उन ऑफिशियल्स को, डिप्लोमेट्स को हम लोग अपना नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि उनका टेन्योर लंबा होता है। अगर यूएस का एक एम्बेसडर यहाँ स्टेशन है, एम्बेसी का वो हेड है, तो वो ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए आया है, वो तो उसको नॉर्मल घर और सब यहीं दे रहता है उनको, वो लोग यहीं रहता है और अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। पर वो लोग किसका काम कर रहा है, अपना कंट्री का काम कर रहा है, अपना कंट्री से सैलरी ले रहा है हम लोग से। ना तो हम लोग उनका ऑफिस को अपना देश में मानता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, ना उनको अपना नॉर्मल रेसिडेंट मानता है फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम लोग जब ये नेशनल इनकम और ये डोमेस्टिक इनकम का बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इन कॉन्सेप्ट को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं कि दे आर नॉट आवर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सिटीजनशिप अलग चीज है, इसको सिटीजनशिप के साथ कंफ्यूज मत करना। अब उसमें तुम लोग बोलेगा भैया उनको तो सिटीजनशिप मिल जाता है, ये हो जा, आई एम नॉट बॉर्डर्ड विद दैट। सिटीजनशिप मिले या नहीं मिले, इकोनॉमिक्स में ऐसा हो सकता है तुम सिटीजन किसी और कंट्री का हो, रेसिडेंट किसी और कंट्री का हो, राइट। ये यहां पे कंफ्यूजन अपने को क्रिएट करना ही नहीं है। सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, हम लोग उसमें जा ही नहीं रहे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रेसिडेंट्स। उसमें हम लोग अभी क्या क्या सीखा, इन लोगों को हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानता है। किनको, पहला फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पे आया, जैसे आर्ट, रिक्रिएशन, मतलब घूमने फिरने, खेलने कूदने, मेडिकल, एजुकेशन, ये सब चीजों के लिए आया, उनको हम लोग यहाँ पे अपना नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेगा। सेकेंड, जो फॉरेन एम्बेसीज है उनका स्टाफ, डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल्स, आर्म फोर्सेस का जो मेंबर्स है, जो लोग यहाँ स्टेशन है टेम्पोरली, उनको हम लोग अपना रेसिडेंट नहीं मानेगा। थर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खुद, जैसे WHO, IMF, जब इनको हम लोग अपना टेरिटरी में नहीं मान रहे तो इनको अपना रेसिडेंट थोड़ी मानेगा। ये लोग किसी देश का रेसिडेंट नहीं होता है, दे आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग किसी एक देश का रेसिडेंट नहीं हो सकता है। सो उनको हम लोग अपना नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानता है। जब हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अपना रेसिडेंट नहीं मान रहा है, तो उनके अंदर काम करने वाला एम्प्लॉयज को मानेगा क्या? पर उनके अंदर काम करने वाला जो इंडियंस है उनका क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर ब्रांच मान लो मुंबई में है फॉर एग्जांपल, उसमें कोई फॉरेनर भी काम कर रहा होगा, जापान का आदमी, अमेरिका का आदमी, तो उसमें कोई इंडियन भी तो काम कर रहा होगा। उस इंडियन का क्या?
ठीक है। तो ऐसा इकोनॉमिक्स में हम लोग मानता है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, क्योंकि ये खुद तो कहीं का नहीं है, ये लोग तो इंटरनेशनल है, किसी एक पार्टिकुलर देश का नहीं है, तो इनमें काम करने वाला जो लोग है ना, वो लोग को उन देश का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा जिस देश को वो लोग बिलोंग करते हैं। ऑफिस भले कहीं हो, ऑफिस को तो क्योंकि किसी भी देश में मान ही नहीं रहे हम लोग, तो ऑफिस कहीं भी हो, वो तो इंटरनेशनल टेरिटरी में, उसमें काम करने वाला जो एम्प्लॉय वो जिस देश से बिलोंग करता है, अगर उसमें इंडियन काम कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, अगर उसमें रशियन काम कर रहा है तो वो रशिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, भले ही वो ऑफिस इंडिया में हो, जापान में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो। ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाला एम्प्लॉइज जिस देश से आता है, जिस देश को बिलोंग करता है, वो लोग उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाता है। क्लियर? मार्क करेंगे हम लोग, एक बार कॉन्सेप्ट सारा समझा देते हैं। उसके बाद दो ही पॉइंट और है, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। अच्छा सुनो, तुम लोगों को पता है बड़ा बड़ा जब शिप्स वगैरह आता है, कहीं जाता है, तो वो लोग ऐसा नहीं होता जैसे ट्रेन आया, स्टेशन में 5 मिनट रुका और निकल गया। बड़ा बड़ा जब शिप्स आता है, एक कंट्री में लैंड करता हुआ 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी महीना भी रुक जाता है, उसके बाद आगे सेल करता है। तो ये सब जो वेसल्स का जो क्रू मेंबर्स होता है, जो शिप के साथ आया है, शिप तो पोर्ट में लग गया, ये लोग तो हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं घूमेगा, खाएगा, फिरेगा, फिर जब ये लोग का शिप जाएगा तो ये लोग जाएगा। तो ये हो गया क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। सेकेंड, कमर्शियल ट्रैवलर्स, जो धंधा करने के लिए यहां आया है। थर्ड, सीजनल वर्कर्स। सीजनल वर्कर्स जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई अचार का फैक्ट्री है, आम का अचार, आम तो एक पर्टिकुलर सीजन में बनता है, उगता है, मिलता है, उसके बाद अचार बनता हो, अचार थोड़ी 365 दिन बनते रहता है। तो ये हो गया सीजनल ट्रेड। तो अगर कोई सीजनल इंडस्ट्री में काम करता है, जैसे मान लो यहाँ का कोई भी एक सीजनल इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल हम तुम लोगों को बोल दिया अचार का इंडस्ट्री, वो मान लो फॉर एग्जांपल साल में 6 महीना ही चलता है। तो मान लो एक फॉरेनर है पाकिस्तानी, जो 6 महीना यहाँ आता है, उस इंडस्ट्री में काम करता है, फिर चला जाता है। समझ गया? तो ये हो गया सीजनल वर्कर। इनको क्या बोलता है? जो एक पार्टिकुलर सीजन के लिए आता है, विच इज ऑब्वियसली लेस देन अ ईयर। अगर पूरा साल हो गया तो सीजन कहां रहा, ऐसा मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या मानते हैं? लेस देन अ ईयर। तो वैसा सीजनल वर्कर या कमर्शियल ट्रैवलर जो यहाँ आया है, या फॉरेन वेसल का क्रू मेंबर जो यहाँ आया है, अगर वो यहाँ 1 साल से कम रहता है तो उसको यहाँ का ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। पर अगर उसका पीरियड ऑफ स्टे यहाँ पे 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो उसको यहाँ का ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया जाएगा। सिर्फ इसमें हम 1 साल बोला, बाकी कहीं हम 1 साल का कोई पीरियड का बात नहीं किया। सिर्फ इस पॉइंट में जहां फॉरेन वेसल्स का क्रू मेंबर्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स, सब देखो धंधा से रिलेटेड है। शिप का जो क्रू मेंबर्स है वो लोग कमा रहे, अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट जॉब दे आर स्टेशन्ड हियर, राइट। जो वो है कमर्शियल ट्रैवलर्स है, वो लोग बिजनेस फैलाने आए हैं। जो सीजनल वर्कर्स है वो यहाँ काम करने आता है। तो अगर वैसा लोग 1 साल से ज्यादा यहाँ रहे, उनको यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। अगर उनका पीरियड ऑफ स्टे 1 साल से कम है तो उनको यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स क्या होता है पता है? अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर में 2-4 गांव है। अब कोई ऐसा भी लोग होगा ना जिसका गांव पड़ता है पाकिस्तान में पर वो काम करने इंडिया आता है। ऐसा भी लोग हो सकता है जिसका गांव पड़ता है इंडिया में पर उसका काम पाकिस्तान में। और बॉर्डर क्या, छोटा सा बॉर्डर है, इधर गया तो पाकिस्तान पहुंच गया, इधर आया तो इंडिया आ गया। अब जैसे अगर तुम लोग इधर जोराबाट साइड में जाएगा गुवाहाटी की तरफ, तो रास्ता के इस तरफ मेघालय, रास्ता के इस तरफ आसाम है। कुछ कुछ जगह बॉर्डर भी ऐसा होता है, कुछ कुछ कंट्रीज का बॉर्डर भी, कि रास्ता के इस पार एक कंट्री, रास्ता के उस पार। हर जगह बॉर्डर में वैसे तार लगा के बंदूक लेके लोग खड़ा नहीं होता। एवरी बॉर्डर इज नॉट लाइक दैट। तो कुछ कुछ बॉर्डर फ्री भी होता है। तो या कुछ अगर क्रॉस वायर्स भी है तो उसमें आना जाना अलाउड होता है। सीजनल मतलब क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स को, जिनका काम दूसरा जगह दूसरा देश में और उनका घर दूसरा देश में, उनको डेली आना जाना अलाउड होता है, उनको स्पेशल पास मिलता है। तो ऐसा बहुत जगह बॉर्डर्स है अपना, जहां पे हम लोग 2 कंट्रीज के, कुछ कुछ गांव है जो 2 कंट्रीज का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। कभी कभी तो एक गांव के बीच से बॉर्डर चला आता है कि इस तरफ का अलग कंट्री में गिर गया, इस तरफ का अलग कंट्री में गिर गया। तो ऐसा भी होता है।
तो इन टाइप का जो वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स, जो डेली बॉर्डर क्रॉस करता है काम के लिए, उनका घर एक तरफ है और उनका काम, उनको कहां का ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा? जहां वो लोग काम करता है या जहां वो लोग रहता है? तो यहां पे स्पेसिफाई कर दिया, जहां वो लोग रहता है, ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है, उनको वहां का रेसिडेंट मानेगा। क्लियर? तो ये कुछ 5-6 स्पेसिफिक पॉइंट्स था। पहले एक जनरल डेफिनेशन था। चलो अब हम लोग मार्किंग में आता है। याद हो गया ना सबको? अभी हम इस मार्किंग कराने का सबसे पूछेगा क्या बोला है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? पहले डेफिनेशन तो मार्क कर ही लिया होगा तुम लोग। इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन दोनों इंक्लूडेड होता है। जो ऑर्डिनरीली रिसाइड यहां करता है, ऑर्डिनरीली रिसाइड्स एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बीच में वर्ड है एंड, कौन सा वर्ड है, क्या वर्ड है, जोर से बोलो, एंड हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों जिस कंट्री में होता है उसको उस कंट्री का ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाता है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या बोला? पहला, फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स, जो यहां पे आया है किस लिए? ट्रीटमेंट, रिक्रिएशन, हॉलीडे, स्टडी, मेडिकल, इनको यहां का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेगा। दूसरा क्या बोला? फॉरेन स्टाफ ऑफ, देखना वर्ड, अच्छा मार्क करा रहा था तुम लोग को, फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स, जिनका पर्पस क्या है? रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस, दिख रहा है? पर्पस इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस करने आया तो 1 साल का कंडीशन लग जाता है। अगर ये घूमने फिरने आया तो इनका कोई कंडीशन नहीं है 1 साल का। टूरिस्ट एंड विजिटर्स जो कि फॉरेन ओरिजिन का है, वो लोग आया किस लिए है? ये सब कुछ कुछ चीज करने के लिए। इनको हम सबको अलग अलग से मार्क नहीं कर रहा है, नीचे अंडरलाइन कर दिया सबके हम। नेक्स्ट क्या है? अब इसमें देखो वर्ड फॉरेन स्टाफ, फॉरेन स्टाफ क्या बोल रहा है? फॉरेन स्टाफ। हम क्यों बार बार इसको वर्ड को बोल रहे हैं? कुछ ऐसा लग रहा है तुम लोग को? फॉरेन स्टाफ, अगर जापान का ऑफिस एम्बेसी इंडिया में है, उसमें कुछ जापानीज लोग भी है, उसमें कुछ इंडियन लोग भी काम कर रहे हैं। जो जापानीज लोग काम कर रहा है उस एम्बेसी में, उसको तो जापानीज माना जाएगा, पर जो इंडियन काम कर रहा है उसको, इसलिए यहां पे वर्ड क्या बोला है? फॉरेन स्टाफ। उन एम्बेसीज में काम करने वाला फॉरेन स्टाफ, इंडियन लोगों का बात नहीं कर रहा है। अगर इंडिया में एम्बेसी है तो उसमें कोई इंडियन काम कर रहा है तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, पर अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे वर्ड देख लो, एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, आर्म फोर्सेस, राइट? इनका जो ऑफिशियल्स है या डिप्लोमेट्स है, इनको हम लोग उस देश का मानता है जिस देश से ये लोग आया है। पर फॉरेन स्टाफ, वहां पे इंडियंस काम करने वाला इंडियंस है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खुद, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खुद किसी भी देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होता। अगर होता तो स्विट्जरलैंड का इनकम बहुत हाई होता। ठीक है, नॉट, इनको कहां का माना जाता है? इंटरनेशनल एरिया का। तो इंटरनेशनल एरिया में तो कोई भी कंट्री अपना जीडीपी में लेगा नहीं ना। उसके बाद एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको कहां का मानता है? जहां वो लोग बिलोंग करता है, जहां वो लोग बिलोंग करता है, वेयर दे लोकेटेड, कहीं भी हो, स्टेशन कहीं भी हो, डजेंट मैटर। इंडिया का एम्बेसी यूएस में है, वहां पे इंडियन एम्बेसडर है, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, भले वो एम्बेसी कहां है, यूएस में, डजेंट मैटर। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स,
crew member of foreign vessels, commercial travelers, seasonal workers. स्पेसिफिक है crew members of foreign vessels, commercial travelers, seasonal workers. जो वीडियो में देखे उसको लगा लैग हो गया, कमर्शियल 3 बार कैसे आ गया। ये हम जानबूझ के बोल रहे हैं क्योंकि बाकी ट्रैवलर्स नहीं माना जाता है, सिर्फ कमर्शियल ट्रैवलर्स के लिए है कि अगर वो लोग 1 साल से ज्यादा रहे तो यहां का रेसिडेंट माना जाएगा, कम रहे तो नहीं माना जाएगा। इसलिए ये 1 ईयर को यहां पे मार्क कर लो। बॉर्डर वर्कर्स, तो रिफ्यूजी मूवी का याद आ जाता है हमको ये पॉइंट पढ़ते ही। बॉर्डर वर्कर्स जो डेली बॉर्डर क्रॉस करता है उनको कहां का माना जाएगा? वेयर दे लिव। कहां का माना जाएगा? वेयर दे लिव। क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज करें फटाफट। नॉर्मल रेसिडेंट, यहां टॉपिक खोल दिया, तुम लोग चीटिंग मत करना, तुम लोग मन से बोलना। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। हम इंग्लिश का लाइन पूरा ड्राफ्ट करके नहीं दे रहे तुम लोग, इतना तो तुम लोग कर ही लेगा, ठीक है। हम सिर्फ पॉइंट्स पे आ रहे हैं, हमको इंग्लिश आता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे ही अपने को इकोनॉमिक्स पे कहां फोकस करना है? मेन पॉइंट्स पे। वो समझ गया ना, ड्राफ्टिंग तो तुम लोग कर लेगा। 11 पूरा 10 क्लास पढ़ के आया इंग्लिश में, ड्राफ्टिंग कर लेगा। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है इन अ कंट्री एंड whose center of economic interest also lies in that country. Center of economic interest मतलब कमाना, खर्चना, बचाना, अर्निंग, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, तीनों चीज वहां पे। क्लियर? इसमें क्या क्या प्लस माइनस है? स्पेसिफिक, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन। क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? एक्सक्लूजन का बात कर लेता है। क्या क्या नहीं होता है? स्टाफ, फॉरेन पहले तो है फॉरेन टूरिस्ट एंड जो लोग यहां क्यों आए हैं? घूमने फिरने, रिक्रिएशन, और क्या बोलता है वहां पे, हॉलीडे, मेडिकल, स्पोर्ट्स, एडुकेशन, कॉन्फ्रेंस, ये लोग को हम लोग अपना नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेगा। जो फॉरेन स्टाफ है ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, आर्म फोर्सेस, उनका जो फॉरेन स्टाफ है उसको हम लोग यहां का नॉर्मल रेसिडेंट। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उस देश का जिस देश को वो लोग बिलोंग करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खुद किसी भी देश का नहीं, वो लोग इंटरनेशनल एरिया है। उसके बाद क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, इसमें इंपॉर्टेंस है, 1 साल का पॉइंट है। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, सीजनल वर्कर्स एंड कमर्शियल ट्रैवलर्स। अगर 1 साल से ज्यादा यहां रहेगा तो यहां का रेसिडेंट बन जाएगा, पर 1 साल से कम अगर उनका स्टे है तो उनको यहां का रेसिडेंट नहीं माने। फिर बॉर्डर वर्कर्स जो डेली आना जाना करता है, जहां वो लोग ऑर्डिनरी रहता है, वो लोग को वहां का रेसिडेंट माना जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता है ये, टेस्ट योरसेल्फ, उसके बाद हम लोग रैप अप कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम तो हो गया। बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। टेस्ट योरसेल्फ, लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स। आंसर को ढक देता है, तुम लोग अपना बुक को छुपा लेना, अपना बुक को बंद कर लेना। अपने फिर बिना आंसर देखे कोशिश करता है इसको आंसर करने का। पहला क्या बोला? इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएस। इंडियन एम्बेसी यूएस में है और वहां पे इंडियंस काम कर रहे हैं, तो वो हम लोग का यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। और ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे हैं, वो एम्बेसी भी यहाँ का डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। इंडियन एम्बेसी बाहर है तो वो हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी में भी है और वहां पे काम करने वाला इंडियन सारा, पर अगर वो फॉरेन स्टाफ हो तो नहीं माना जाएगा यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट, पर इंडियंस है तो अपना माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months। टूरिस्ट वर्ड क्या है? तो टूर करना है, घूमना है, घूमेगा चला जाएगा ना, नॉर्मल रेसिडेंट का दर्जा नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है? इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। देखने गया, देख के आ जाएगा। तो है कौन जाने वाला? इंडियंस। जा कहाँ रहा? पाकिस्तान। गया तो गया, हम लोग थोड़ी उनको अपना नॉर्मल रेसिडेंटशिप से निकाल देगा, वो लोग हम लोग का रेसिडेंट है, सिर्फ क्रिकेट मैच देखने के।
उसके बाद क्या है, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन अ ईयर। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें काम करने वाला इंडियन कहां का माना जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ का। उसके बाद क्या है, इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडियन एम्प्लॉय है, अब वो लोकेटेड कहीं भी हो, माना तो उसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट जाएगा। उसके बाद क्या है, फॉरेन टूरिस्ट आते ही तो पर्पस क्लियर है, घूमने आया चला जाएगा, यहां का नहीं है भाई। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज पिलग्रिमेज, यहाँ का मुस्लिम्स है, इंडिया का, वो लोग हज करने गया है, भले 1 साल लगा के अपने को घूमने गया, वो लोग हज करने गया, रिलीजियस पर्पस के लिए गया, वापस आ जाएगा, तो वो लोग यहीं का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। क्लियर, कोई भी डाउट है, एकदम क्लियर, तो फिर आज के लिए पैकअप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेगा। इसके नीचे बस इस पेज में अगर तुम लोग मार्क करना चाहो तो एक तो कर लो, इतना सही बोला है, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सिटीजनशिप इज नॉट इक्वल टू रेसिडेंशियल, नॉट इक्वल टू रेसिडेंट, इतना ही लिखिए। तो सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू लिख दिया, मैथ्स। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, बस। और इज इट पॉसिबल कि एक आदमी एक जगह का सिटीजन और रेसिडेंट किसी और देश का हो? पॉसिबल है भाई, हम लोग देख ही लिए, इतना सारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। तो वो लाइन कहीं लिखा हुआ है ना, देखो लास्ट में, इट मीन्स ए पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। बस ये क्लैरिटी देती है हम तुमको, तो बुक में लिखा हुआ है।